हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और वो दो चैप्टर बकाया हमारे पास अब। एक एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो चैप्टर हम आज ही शुरू करेंगे। और बेटा इसके बाद एक चैप्टर बचता है रूरल डेवलपमेंट। और वो हम यूनिट पढ़ रहे हैं करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। बेटा, करंट चैलेंजेस में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करी कि इंडिया में उतना स्किल, उतना एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि एजुकेशन भी उसी हिसाब से चल नहीं रही। फिर बाबू हमने बात कर ली एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत, ऊपर से अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है भी तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। कहाँ हम इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ और कैजुअलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, जो कि एक अच्छे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मानी जाती। तो बेटा, अब हम बात बढ़ा रहे हैं आगे एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम पढ़ो, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल इशू किसी से छुपे नहीं है, सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है ना जी? खैर, बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से। इंट्रोडक्शन में तो यही डिसाइड हुआ है कि पिछले चैप्टर में आपने देखा इकोनॉमी ने ग्रो तो बहुत कर लिया है, यानी पीस में आपने देखा इकोनॉमी बढ़ तो बहुत तेजी से आगे रही है। पर बेटा, बहुत हायर कॉस्ट हम उसके लिए पे कर रहे हैं। और वो हायर कॉस्ट कुछ और नहीं बेटा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। एनवायरमेंट का स्तर गिरना है बेटा। और वो उसने यही बोला कि हम चैप्टर को अलग अलग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले ये तो जान लो कि हमारा एनवायरमेंट क्या करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट। उसके बाद ये भी जान लेंगे कि कितना इंडिया का इकोनॉमिक, इंडिया का कितना एनवायरमेंट खराब हो चुका है। उसके बाद ये भी जान लेंगे कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी चाहिए कि फ्यूचर में कुछ सुधार हो। वो पहले एनवायरमेंट की बात करते हैं, उसका रोल देखते हैं, कितना बड़ा रोल है इकोनॉमी में। ठीक है जी? तो बेटा, पहला टॉपिक देखिए, एनवायरमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शन। पढ़ना शुरू करना। बस यहीं तक पढ़ना है एनवायरमेंट के बारे में। सुनना, अब वो सिंपल भाषा में बोलो तो एनवायरमेंट क्या है बेटा? सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स। आपके आसपास जितनी भी सराउंडिंग्स आप देख रहे हो, इसका सम टोटल कर दो, यही एनवायरमेंट है। और बेटा, ये हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है बिल्कुल डायरेक्ट। और बेटा, हमारी एग्जिस्टेंस पर भी, हम कितने लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड टोटली एनवायरमेंट पर करता है। ये सिंपल सिंपल वर्ड है कि एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स दैट अफेक्ट आवर एक्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। ये सिंपल बात। एनसीईआरटी लिखती है एनवायरमेंट क्या बेटा? एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। Biotic elements are the living elements just like animals, plants, bird, fisheries, कुछ भी और कह लो, trees, ये सब living element है। ये बायोटिक एलिमेंट है। अब बायोटिक एलिमेंट क्या है बेटा? जो लिविंग एलिमेंट नहीं है बेटा, बट फिर भी एनवायरमेंट का पार्ट है। सनलाइट, वाटर, एयर, माउंटेन, रिवर, ओशंस, बीचेस, ये सब क्या है? अबायोटिक एलिमेंट, जिंदा नहीं है,
एनवायरमेंट का पार्ट है, यानी कि एनवायरमेंट बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा वैसे एक बारी को विचार करो, इनके बिना जिंदगी सोच सकते हो? वाटर के बिना, एयर के बिना, सनलाइट के बिना, पता चलो इकोनॉमिक एंगल भी दे देंगे, पर ये तो सोचो, क्या हम क्या लाइफ है इनके बिना? चलो खैर अभी आ जाएगा समझ। पढ़ते हैं बेटा फंक्शंस, आराम से पढ़ना, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। चलो ठीक है बेटा, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं। चार फंक्शन का जिक्र एनसीईआरटी ने करा, मैं चारों का कर दूंगा, बस मैं फोर्थ फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। बेटा पहला फंक्शन है एनवायरनमेंट ऑफर अस रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट ने हमें बेटा प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफर करे हैं, तो वो एनवायरनमेंट में ही तो आते हैं, मिनरल्स, वुड्स, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। सॉइल, अच्छा एक बात बताओ, क्या सॉइल के बिना कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, कुछ चीजें बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानी जाती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बिना प्रोडक्शन किसने दी? एनवायरनमेंट नहीं तो दी, इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। कोई कर सकता है क्या कोई भी प्रोडक्शन गुड्स का सर्विस का बिना लैंड के? नहीं हो सकता ना, एनवायरनमेंट ने दिया ना। सब कितने बिजनेस होंगे जो वुड के ऊपर डिपेंडेंट होंगे? कितने बिजनेस, कितने बिजनेस होंगे जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे? वाटर पार्क सब जितने देख रहे हो सकते हैं बिना वाटर के? जितने भी वाटर पार्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हो, किसने दिया बेटा? एनवायरनमेंट ने दिया। तो एनवायरनमेंट ने बेटा हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं फॉर प्रोडक्शन, जिनको हम ऐसा इनपुट इस्तेमाल करते हैं। ना ये होते ना बेटा प्रोडक्शन होता, इकोनॉमिक्स ही कहाँ होती प्रोडक्शन ना होता। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी की बात करते रहते हो, प्रोडक्शन की बात करते रहते हो, ठीक है ना जी। बेटा दूसरी हेडिंग आती है एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, शायद आपने पढ़ी हो, ये लिखा हुआ है एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। बेटा प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट। कोई ना कोई गुड्स प्रोड्यूस होगा, कोई ना कोई गुड्स कंज्यूम होगा, इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कहीं तो वेस्ट जनरेट होगी। प्रोड्यूस करते हुए भी थोड़ी सी वेस्ट जनरेट होती है और कंज्यूम करते टाइम भी। और वो सोचा ही वेस्ट कहाँ जाती है? एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब इट। सिर्फ एक प्लास्टिक को छोड़ दो, उसके अलावा एनवायरनमेंट के पास पूरी कैपेसिटी है इस पूरी की पूरी एब्जॉर्ब, इस पूरी की पूरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है ना। इवन भाई इंसान का शरीर नहीं मिलता, जो लोग इंसानों को दफनाते हैं मरने के बाद, भाई साहब 6 महीने साल बाद वो शरीर कहाँ होता है? खत्म। एनवायरनमेंट के पास नेचुरली वो कैपेसिटी है कि वो सारी वेस्ट एब्सॉर्ब कर जाएगा। कुछ चीजों को 3 महीने लगेंगे, कुछ को 6 महीने लगेंगे, कुछ को साल भर लगेगा। बट बेटा प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसको जमीन में आज गाड़ दो और बेटा 100 साल बाद भी निकालोगे एज इट इज बाहर आ जाएगा। एनवायरनमेंट प्लास्टिक को नहीं गला पाता, एब्सॉर्ब नहीं कर पाता बेटा, बाकी एनवायरनमेंट सारी वेस्ट खत्म कर देता है। ठीक है जी। दिल्ली जाते हुए ऑलमोस्ट सबने देखा है वो कूड़े का पहाड़, ठीक है ना, मेनली कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक ओनली। तभी तो कहते हैं प्लास्टिक बेटा बिना पॉल्यूट करे एनवायरनमेंट को खत्म हो ही नहीं सकता। जमीन में जिस जमीन के नीचे गाड़ दोगे बेटा उसकी फर्टिलिटी खत्म है, वो कोई भी मतलब फर्टाइल नहीं रहेगी, एंड कोई भी क्रॉप नहीं हो सकती वहां पर जहाँ पन्नी गाड़ दी जाती है। अगर जला दोगे अगेन पॉल्यूट तो हुआ ही हुआ एनवायरनमेंट। तो प्लास्टिक बिना पॉल्यूट करे एनवायरनमेंट को खत्म हो ही नहीं सकती, कोई रास्ता ही नहीं है। तभी कहते हैं बेटा प्लास्टिक पॉलिथीन बंद कर दो, क्योंकि एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। दो एनवायरनमेंट के फंक्शन क्लियर, रिसोर्सेज दिए प्रोडक्शन के लिए, वेस्ट एब्जॉर्ब करता है। बेटा एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, मैंने भी बताने की कोशिश की थी, जैसे मीनिंग खत्म करा था एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट सस्टेन कर रहा है हमारी लाइफ को, क्यों? एनवायरनमेंट में क्या है? सनलाइट, वाटर, एयर। सर हम एक दिन नहीं सोच सकते वाटर के बिना, और एयर के बिना 1 मिनट सोच भी नहीं सकते। भगवान न करे इन चीजों की अगर एब्सेंस हो गई ना, तो समझ लेना बेटा एंड ऑफ आवर लाइफ इज वेरी नियर। बहुत जल्दी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई भी बायोटिक एलिमेंट नहीं बचेगा।
मानते हो ना बेटा इस चीज को? तो एनवायरमेंट ही तो सस्टेन कर रहा है लाइफ। और बेटा फोर्थ हेडिंग में जो एनसीईआरटी से नहीं करा रहा, एनवायरमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। बेटा एनवायरमेंट में क्या आता है? रिवर, माउंटेन, बीचेस, ये आती हैं चीजें। तो वो हम एंजॉय करते हैं इन सराउंडिंग्स को या नहीं? एक ट्रिप जो नेचर के बहुत पास हो, जो माउंटेन्स में हो, जो बीचेस में हो, बेटा हमें एनर्जी देती है 2-3 महीने के अगले काम करने की। इंसान जब थक जाता है अपने डेली रूटीन से, भागता है माउंटेन्स की तरफ, रिवर्स की तरफ, नेचर की तरफ, कि एक ट्रिप मिल जाए बस, और वो अगले 2-3 महीने की एनर्जी दे देता है। ऐसा ही होता है। तो बाबू यही कह रहा है वो, एनवायरमेंट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है, एनवायरमेंट का काम है ये। 4 बातें बताई, समझ में आई? पक्का से आगे बढ़ जाए। बस अब थोड़ा सा और ही समझेंगे, सब लिखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, आगे करें। तो वो एक बार यहाँ तक पढ़कर रुक जाए। एक टर्म आई है अभी, कैरिंग कैपेसिटी, मतलब समझे क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट? शॉर्ट नोट आता है 1 मार्क। क्या मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी का? बेटा कैरिंग कैपेसिटी इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रेट एट विच natural resources are being exploited and the rate at which natural resources are regenerated। ये स्टेट ऑफ बैलेंस है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है स्टेट ऑफ बैलेंस किन दो चीजों के बीच? नेचुरल रिसोर्सेज जिस रेट पे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जिस रेट पर हम उनको रीजनरेट कर रहे हैं। बेटा कैरिंग कैपेसिटी ये नहीं कहता कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना, बिल्कुल मत यूज करो। वो कहता करो, बट ध्यान रहे उनका रिजर्व गिरने ना पाए, इट शुड रिमेन इंटैक्ट। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? वो ये नहीं कहता कि पेट्रोल यूज नहीं करना, अगर पेट्रोल यूज करो पर उतना ही यूज करो जितना रीजनरेट हो रहा है, यानी कि उसका रिजर्व गिरना ना पाए। जब हम धरती पे आए, मान लो बेटा कुछ करोड़ों टन या कुछ करोड़ों गैलन पेट्रोल था, ठीक है जी। तो वो हम जिस रेट पे उसको यूज कर रहे हैं ना, उतना रीजनरेट करते रहे, ताकि जितने गैलन पर हम आए थे ना उतने गैलन पर जाए, उसका रिजर्व गिरने ना पाए, डिमिनिश ना करें उसको। को कोल एक नेचुरल रिजर्व है बाबू, नेचुरल रिसोर्स है बाबू। कोल जब हम आए थे जितने थे ना, जितने टन थे उतने ही टन बचे जब हम दुनिया से जाए। वो कहता है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना, हम ये नहीं कह रहे यूज नहीं करना, बट एक्सट्रैक्शन और रीजनरेशन में बैलेंस बिठा। ठीक है ना जी? जितना इस्तेमाल कर रहे हो उतना रीजनरेट होता है बस। ठीक है जी, एक्चुअली में हो रहा है वैसा? ऐसा नहीं हो रहा, पता ना? एक्सप्लॉइटेशन हम ज्यादा कर रहे हैं उतना रीजनरेट नहीं हो रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना बेटा यहाँ से, द राइजिंग पॉपुलेशन से। बस यहीं तक रुक जाना। पढ़ा? अब वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट। अभी हमने डिसाइड करा कि प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट सम वेस्ट, है ना? प्रोडक्शन करोगे, कंजम्पशन करोगे, कुछ ना कुछ वेस्ट पक्का जनरेट होगी। ठीक है ना? अगर बेटा उसको एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर पा रहा है सारी वेस्ट को,
तो बोलेंगे वेस्ट इज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब द वेस्ट। ठीक है जी। पर बेटा एक टर्म उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया और आप भी जानते ही हैं बहुत अच्छे से, किस टाइम जितनी भी वेस्ट जनरेट हो रही है इट इज बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ वेस्ट इज प्लास्टिक, एनवायरनमेंट खत्म नहीं कर पा रहा उसको, है ना। कैरिंग कैपेसिटी वाली बात भी मान नहीं रहे हम, नेचुरल सोर्सेस को धड़ाधड़ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उतना रीजनरेट नहीं हो रही, वेस्ट भी इतनी जनरेट कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। ठीक है ना। बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ ना दरवाजा खटखटा रहे हैं हम, बस वो पता नहीं लग रहा। ठीक है जी। जब समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो पता लगेगा, दरवाजा तो हम बहुत तेजी से खटखटा रहे हैं। समझ में आएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट का मीनिंग, एनवायरनमेंट के चार मेजर फंक्शन, कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी पे शो करो, इतना लिखते हैं। ठीक है जी। बाकी कल देखेंगे, आप लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ।
एनवायरमेंट में एनसीईआरटी वाली बातें लिखना भूल गया। बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट वाली मैं लिख दूंगा कहीं ना कहीं ना। काम करते हैं, फंक्शन जहाँ फिनिश हो देंगे ना, दोबारा एनवायरमेंट हेडिंग डाल के लिख दूंगा। ठीक है जी, आप याद पूरा कर लेना ये 3 लाइन भी और वो भी। ठीक है। बेटा इतना लिखो, कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मुझे लिखवाना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। बेटा लिखना कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी।
लेक्चर इतना ही था बच्चों।